अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं एक ACC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा कि बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, अभी तक जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी उसमें डिफरेंट सेक्शन पढ़ लिए, जिसमें सेक्शन 149, सेक्शन 155 और इसके अलावा जो 153 और डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंक्लूडिंग विद होल्डिंग स्टेटमेंट, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी इनकम टैक्स में। तो अभी एनुअल फॉर फाइलिंग, बिफोर फाइलिंग ऑफ एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेड ऑफ इनकम के कितनी तरह के हेड ऑफ इनकम्स हैं, कि जो हम FBR पे जब हमने रिटर्न फाइल करनी है तो कितनी तरह के हेड ऑफ इनकम है जो अकाउंट पर होते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड द कंप्यूटेशन ऑफ total income, all income is classified under the following head, namely salary, income from property, income from business, capital gain, income from other source। तो सैलरी में हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 149, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन द सैलरी और फिर उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसकी फाइलिंग कैसे करनी है। फिर हमने देखा था सेक्शन 155 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ये सीखा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को किस तरह उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी फाइलिंग कैसे करनी है। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में AOP और बिजनेस इंडिविजुअल और कंपनी की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है। कैपिटल गेन CGT, कैपिटल गेन जिसका दूसरा नाम है CGT, कैपिटल गेन टैक्स जो है, इसमें क्या होता है कि जो आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ शेयर परचेज़ किए थे, कुछ प्रॉपर्टी परचेज़ की, कोई गाड़ी परचेज़ की, कुछ भी आपने जो चीज़ें परचेज़ की और जब आपने उसको बाद में सेल किया तो उसकी जो वैल्यू थी वो कॉस्ट से ज़्यादा थी, तो वो CGT आता है, कैपिटल गेन टैक्स। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है कि जो इसके अलावा जितने भी बिजनेस हैं, मतलब सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और बिजनेस के, इसके अलावा जितने भी हेड ऑफ इनकम्स हैं वो सारे के सारे कहाँ फॉल करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फॉर एग्जांपल एक कमीशन बिजनेस है तो उसके जो हेड ऑफ सोर्स है वो कहाँ पे फॉल करेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। द इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम फ्रॉम फॉर ए टैक्स ईयर इज द टोटल of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deduction, if any, allowed under this ordinance to the person for the tax under that head। अब इसने यहाँ पे ये बात की है कि जो भी इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको कराऊँ तो फॉर एग्जांपल ये हमने एडवांस टैक्स में भी देखी थी चीज़ कि लेट्स से ये कंपनी है, कंपनी ने 30 जून के अपने एनुअल अकाउंट्स फाइनल किए, कंपनी की सेल की फॉर एग्जांपल 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल की लेट्स से 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000, ये उसके एक्सपेंसेस थे लेट्स से 20,000 के, तो 30,000 उसका प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे जो उसने डिडक्शन की बात की है वो क्या है, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि जो भी उसकी सेल में से डिडक्शन होगी उसकी, उसने यहाँ पे ये बात की है कि अगर उसकी डिडक्शन है अंडर द ऑर्डिनेंस, हम डिटेल में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देखा है कि कौन कौन सी डिडक्शन थी, जिसमें टैक्स, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी की डिफरेंट चीज़ें हमने सारी देखी थी। लेकिन जब एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे तो वहाँ पर सारी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाऊंगा कि हमने ये कैसी कौन कौन सी डिडक्शन है, यानी कि अलाउेबल और डिसअलाउेबल, या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंस कौन से हैं। अभी छोटी सी एग्जांपल है कि सम ऑफ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी पर्टिकुलर हेड। अब यहाँ पे उसने ये बात की है कि जितने भी हेड हैं, ठीक है, सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये जितने भी हेड ऑफ इनकम है उसने जो उसके ऊपर जो टैक्स बनता था, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, अगर अभी मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, जब हम प्रॉपर एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अकाउंट्स करेंगे, तो वहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि हमने प्रॉपर सारी चीज़ें कैसे देखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके ऊपर लेट्स से टैक्स था 29%, यानी कि कंपनी है तो इसके ऊपर 29% है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर टैक्स बनता है लेट्स से 10,000, ठीक है,
तो अब वो ये कह रहा है कि जितने भी हेड ऑफ इनकम है उनके ऊपर जो टैक्स बनता है, सम ऑफ अमाउंट चार्जेबल टू द टैक्स अंडर एनी पर्टिकुलर हेड लेस डिडक्शन एक्सपेंस इफ एनी, यानी कि उसने ये कहा यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट कौन सी बात हुई है, इस अमाउंट की, कि इसके अंदर सारी डिडक्शन हो रही है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल भी माइनस हो रहा है, एक्सपेंसिस भी माइनस हो रहे हैं। लॉ को समझना और बहुत मतलब कि टेक्निकल एक जो वर्ड है उनको समझना और उसके पीछे जो डिटेल डेफिनेशन है उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ गई तो फिर इसको समझना बहुत ईजी है कि कंपटीशन कैसे करनी है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सब का जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि पहले हमने कैलकुलेशन की, फिर ई फाइलिंग यानी कि मंथली चालान बना के विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की। अब हम वहाँ पे आ गए कि जब साल के एंड पे आपने अकाउंट फाइनल करने हैं, ये काम में कौन है कि मैनेजर लेवल या सीनियर मैनेजमेंट लेवल का कोई बंदा वो करता है कि एनुअल अकाउंट्स उसने फाइनल करने हैं और फिर उसने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। नॉर्मली क्या आता है कि स्टूडेंट को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मतलब कि 3 4 5 साल के बाद भी उनको इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जिन पे कैलकुलेशन करनी होती है या जिन पे एनुअल अकाउंट्स की वर्किंग फाइनल करनी होती है। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल है, यानी कि सिंपल करके मैंने बताई है। अगर कोई नहीं बताएगा तो शायद आपको 3 4 5 सालों में कोई नहीं बताएगा, लेकिन इसको अगर आप तरीके से समझेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे क्लास से बाहर डिस्कस करें, या इसके अलावा कोई मतलब कि इसमें नोट्स में कोई इशू होगा तो उसको अंडरस्टैंड रीड करने के बाद अगले दिन में से डिस्कस करें, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बिफोर फाइलिंग ऑफ एनुअल इनकम टैक्स या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अकाउंट्स। उसके बाद आता है टोटल इनकम अंडर ए पार्टिकुलर हेड, यानी कि टोटल हमने उसमें रिडक्शन की तो टोटल हमारे पास वो आ गया कि ये जो सारी इनकम आ गई। उसके बाद वेयर द टोटल डिडक्शन अलाउड टू ए पर्सन फॉर द टैक्स ईयर अंडर ए हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल ऑफ द अमाउंट ड्राइव बाय द पर्सन इन दैट ईयर दैट आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट हेड, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज ए सस्टेनिंग ए लॉस as for that head for that year of amount equal to excess, मतलब कि जितनी अगर उसकी इनकम कम है और डिडक्शन ज़्यादा है तो वो क्या है, लॉस में कंसीडर होगा। तो इसकी हम सेपरेट देखेंगे कि जब लॉस आएगा तो उसको हमने कैसे टैक्स चार्ज करना है। द इनकम ऑफ द रेजिडेंट पर्सन अंडर द हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड विद टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट दैट द पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड द अमाउंट दैट आर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है, मैंने आपको सिखाया था कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है, कि जिसने 180 डेज पाकिस्तान में स्पेंड कर लिए वो रेजिडेंट पर्सन है, यानी कि जिसने 6 माह पाकिस्तान में स्पेंड कर लिए वो रेजिडेंट पर्सन है, जिसमें 6 माह से कम पाकिस्तान में टाइम स्पेंड किया वो क्या है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है। यहाँ पे उसने ये बात की है कि अगर जो रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी जो इनकम है उसका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो फॉरेन सोर्स प्लस लोकल इनकम को जमा करके उसके ऊपर कैलकुलेट हम करेंगे। द इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन द हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट दैट आर पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम इन द व्यू ऑफ अवरसाइड प्रोविजन ऑफ द लॉ द इक्वेशन और टू डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम इज एज अंडर। यानी कि अब यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन है जिसमें हम कैसे देखेंगे पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम रेजिडेंट है तो टैक्सीबल, नॉन रेजिडेंट है तो फिर भी टैक्सीबल है। फॉरेन सोर्स में रेजिडेंट में टैक्सीबल है लेकिन नॉन रेजिडेंट में नॉट टैक्सीबल, मतलब एक बंदा है जिसने 6 माह से कम पाकिस्तान में टाइम स्पेंड किया है तो उसकी जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है वो तो टैक्सीबल है, लेकिन उसकी जो बाहर की सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पे टैक्सीबल नहीं होगी। लेटर हम देखेंगे कि जितनी भी फॉरेन इनकम है वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है, पूरा प्रॉपर इसके ऊपर लेक्चर है। उसके बाद आता है एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रिंसिपल फॉर कैलकुलेशन पाकिस्तान एंड फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम अंडर द पार्टिकुलर हेड इज डिफरेंट अंडर द ऑर्डिनेंस, देयरफॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल इनकम अंडर a particular head foreign and Pakistan source income shall be separately calculated। यानी कि फॉरेन इनकम के ऊपर अलग से रूल्स एप्लीकेबल हैं और जो लोकल इनकम है उसके ऊपर अलग से रूल एप्लीकेबल्स हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे तो हमने जो फॉरेन इनकम है और जो लोकल इनकम है उन दोनों को सेपरेट रखना है, सेपरेट डीट करना है, क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट रूल एप्लीकेबल होते हैं। फॉरेन एक्सपेंस शुड बी ओनली बी डिडक्टेड अगेंस्ट फॉरेन इनकम एंड वाइस वर्सा। फॉर इंस्टेंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विल बी कैलकुलेटेड एज। उसने ये कहा है कि फॉरेन एक्सपेंस के अगेंस्ट फॉरेन इनकम, यानी कि फॉरेन इनकम के अगेंस्ट फॉरेन एक्सपेंस डिडक्ट होंगे और जो लोकल इनकम है उसके अगेंस्ट लोकल एक्सपेंस डिडक्ट होंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि इसने यहाँ पे उसने क्यों इस तरह की बात की है कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये है लोकल और ये है फॉरेन इनकम। फॉरेन लेट से आपकी इनकम है 2 लाख रुपया, उसके बाद बैंक चार्ज ने लेट से 10,000, तो आपकी जो नेट इनकम होगी वो होगी 1,90,000। यहाँ पे अगर 2 लाख लोकल इनकम है और आपके सैलरी वगैरह है, कॉस्ट ऑफ सेल है, तो वो फर्स्ट करें वो आपके एक्सपेंस है ये वाले, तो जो टोटल नेट होगा ये 50,000। यानी कि इसके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशन होगी और इसके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशन होगी, इन दोनों को मर्ज नहीं करना। अगर मर्ज करेंगे तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा 190 तो हो सकता है एग्जाम्प्ट हो, तो फिर क्या होगा अगर इन दोनों को आप जमा करेंगे तो 2,40,000 के ऊपर आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, आपको अल्टीमेटली
हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। डेट्स वाई उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेन इनकम है उसके अगेंस्ट आपने फॉरेन एक्सपेंस माइनस करनी है और लोकल के अगेंस्ट लोकल, ताकि इसमें टैक्स पेयर को फायदा हो। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नेट फॉरेन प्लस पाकिस्तान इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब हम आते हैं रजीम के ऊपर। हमने 149 में भी 148 जो इम्पोर्ट था उसमें भी हमने सीखा। फिर जो 147 मैंने सेक्शन आपको पढ़ाया था एडवांस टैक्स, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि व्हाट इज़ द फाइनल टैक्स रजीम। अब इस पर थोड़ी सी डिटेल में हम देखें कि व्हाट इज़ फाइनल टैक्स रजीम। इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स आर दोज विच आर सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड द टैक्स सो कॉल्ड आर डिडक्टेड एट सोर्स इज ट्रीटेड एज अ फाइनल टैक्स ऑन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि लेट्स से फॉरेन फाइनल टैक्स रजीम है कि आपने कोई वैल्यू इंपोर्ट की, कोई चीज़ इंपोर्ट की और इंपोर्ट जब आपने की तो उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, कस्टम इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटीज़। उसके ऊपर लेट्स से आपने जीएसटी दिया 17%, जो 17,000 था, एडिशनल सेल टैक्स दिया 3,000 और एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आपने इनकम टैक्स दे दिया 6,000। तो टोटल वैल्यू बन गई 1,26,000। ये जो इंपोर्ट का लेक्चर था वहाँ पे आप लोगों को मैंने सारी इसकी डिटेल्स बताई थी कि इसको कैसे रिगार्डिंग करना है, क्या क्या ट्रीट करना है। लेकिन एनीवेज यहाँ पे हम ये डिस्कस करने लगे कि व्हाट इज़ द फाइनल टैक्स। तो यहाँ पे जो आपने ये 6,000 इनकम टैक्स दिया है ये क्या है, फाइनल टैक्स। ठीक है, यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि बाद में जब आपने ये जो फाइनल टैक्स रजीम के अंदर जो कंपनीज फॉल कर रही हैं उन्होंने जब जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो टैक्स दे दिया वो क्या है, फाइनल टैक्स है। उनको बाद में टैक्स की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उन्होंने एनुअल काउंट्स नहीं बनाने कि सेल, कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी है, एक्सपेंसेस है, ये काम नहीं उसने करना। यानी कि उन्होंने ये करना है कि जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो टैक्स दे दिया है उसी को ही फाइल कर देना है, यानी कि उसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो एट सोर्स जो उन्होंने दे दिया वो क्या है, उनके लिए क्या है, फाइनल टैक्स है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फाइनल टैक्स रजीम में हमने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न 114 सेक्शन जो 114 है वो उसमें हम इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 2 चीज़ें में फाइल करनी पड़ती हैं। 114 जो सेक्शन है रिटर्न ऑफ इनकम और 116 वेल्थ स्टेटमेंट, यानी कि जो एसेट और लायबिलिटी की हमने रिटर्न फाइल करनी है। तो जो फाइनल टैक्स रजीम वाला बंदा है उसने ये सेक्शन इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल नहीं करनी। लेटर ऑन आपको मैं कहूँगा कि फाइनल टैक्स रजीम वाले ने कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि उसने नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं करनी। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफटीआर एंड एनटीआर। आगे हम देखेंगे एनटीआर क्या है। एनटीआर क्या है, नॉर्मल टैक्स रजीम। जो नॉर्मल टैक्स रजीम वाले हैं उन्होंने कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, 114 की, और जो एफटीआर वाले हैं उन्होंने ये रिटर्न फाइल नहीं करनी, उसकी 115 की रिटर्न है। लेकिन लेटर ऑन आपको बताऊंगा, ये इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है। The tax collected directed on such transactions is commonly known as non-adjustable tax collected or deducted at source. The taxation of income subject to final tax is governed by section 169 of income tax ordinance। यानी कि उसने ये बात की है कि जो एट द टाइम ऑफ टैक्स जो आपने पे कर दिया है उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो नॉन एडजस्टेबल टैक्स है। उसके बाद आर ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स डू नॉट फॉल अंडर इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। यानी कि उसने ये भी कहा है कि हर जो टैक्स है वो एट सोर्स जो डिडक्ट हो रहा है वो सारा का सारा फाइनल में नहीं फॉल करता। फॉर एग्जांपल ये तो था इंपोर्ट का सेक्शन। अगर हम सेक्शन 149 इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो एक फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी 1 लाख रुपया और उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है लेट्स से 10,000, तो वो जो टैक्स है ये भी एट सोर्स डिडक्ट हो रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये फाइनल में फॉल हो, ये कितने फॉल करेगा, एडजस्टेबल में। तो इसलिए उसने ये बात की है कि जरूरी नहीं है कि हर जो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो रहा है फाइनल में फॉल करेगा। अब ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल टैक्स क्या है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीनियर लेवल पे पूछे जाते हैं और नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं आते। उसके बाद है कि आर ट्रांजैक्शन द डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई फॉर ईच नेचर ऑफ इनकम। यानी कि हर हेड जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि सैलरी कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड अकाउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्सेशन इनकम। तो आपने क्या बताना है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्स ऑफ इनकम। इसके जिस तरह रूल्स है, जिस तरह हमने स्टेटमेंट आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है, जो कॉमन क्वेश्चन है अकाउंट्स पर्पस के लिए कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम क्या बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। 5 कंपोनेंट ऑफ टैक्स के 5 कंपोनेंट है, यानी कि इनकम सोर्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के लिए 5 हेड यूज होते हैं और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी जो भी 5 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नॉर्मली क्या होता है कि ये
चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। यानी कि अगर आपके इंटरव्यू में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं आपसे हर डबल एंट्री पूछी जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाए। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे आपने आगे मतलब जो अपना प्रोफेशनलिज्म शो करना है वहाँ पे, वो यही है कि आपको एटलीस्ट इन चीज़ों का पता हो। अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो ज्यूम किया जाता है कि आपको मतलब दूसरी जो बेसिक डबल एंट्रीज हैं उनका भी पता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको आपने याद रखना है। वेयर द टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड इज नॉट ट्रीटेड एज अ फाइनल टैक्स इनकम राइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और द सोर्स एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्सेबल इनकम। द टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड ऑन सच ट्रांजैक्शन इज कॉमनली नोन एज एडजस्टेबल टैक्स और डिडक्टेबल सोर्स। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा अगर कोई यानी कि फाइनल टैक्स रजीम के अलावा जितने भी जो इस इन हेड में इनकम आएगी वो किस में फॉल करेगा, एडजस्टेबल टैक्स, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रजीम या एडजस्टेबल टैक्स रजीम। अब आता है फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू द इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। अब आगे हम रूल देखेंगे कि जब हम फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन हमने करनी है तो कौन से रूल हमने अप्लाई करनी है। सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एनी अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इन कंप्यूटेशन कंप्यूटेड द टैक्सेबल इनकम। यही बात जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी कि जो एफटीआर वाले उन्होंने कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, 115 की, उन्होंने 114 की रिटर्न फाइल नहीं करनी। यही फिक्रा यहाँ पे लिखा हुआ है। नो डिडक्शन इज अलाउ फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ड्राइविंग द इनकम। अब सेम वो चीज़ है कि अगर 114 की रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर हम प्रॉपर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन 115 की जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें कोई एक्सपेंस नहीं शो करेंगे। द अमाउंट ऑफ द इनकम इज नॉट रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्शन अलाउंस द सेट ऑफ लॉसेज, यानी कि हम ना तो लॉस को, पिछले जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं उसको भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ये भी आपको एक इसके ऊपर भी एक पूरा टॉपिक है लॉसेज के ऊपर, ये भी लेटर हम देखेंगे कि, और ना ही हम कोई इसके अलाउंसेस के, यानी कि जो फर्स्ट ईयर अलाउंसेज हैं, जब हम कोई चीज़ एसेट लेते हैं तो टैक्स वाले हमें कहते हैं कि 25% फर्स्ट ईयर अलाउंस है, तो वो भी हम उसकी डिडक्शन नहीं कर सकते। देयर इज नो रिफंड ऑफ नॉन एडजस्टेबल टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड एट सोर्स अनलेस सच टैक्स इज एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द फाइनल टैक्स फॉर विच द टैक्स पेयर इज चार्जेबल। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने 148 का जब सेक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ें आपने इंपोर्ट की और जब सेल करनी है तो आपने साथ उनको एक अंडरटेकिंग देनी है कि आप एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमारा टैक्स, जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमारा टैक्स ना डिडक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपका कस्टमर हूँ और आप एक सेलर है, तो आपने जब मुझे चीज़ें सेल की तो अंडर सेक्शन 153 हमने पढ़ा था पेमेंट्स ऑफ गुड्स सब्सिडीज एंड टू वेंडर्स, पेमेंट ऑफ गुड्स सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट टू वेंडर, यानी कि मैं अब मेरे लिए आप क्या है, मेरे वेंडर है, तो जब मैंने आपको पेमेंट करनी है तो मैंने अंदर सेक्शन 153 पेमेंट्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना है। तो आप मुझे अंडरटेकिंग देंगे कि वी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, लिहाजा आप हमारा टैक्स ना काटें। तो फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, आपने मुझे अंडरटेकिंग नहीं दी, ये पूरा टॉपिक हमने 148 में पढ़ा था, तो क्या होगा कि आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट भी टैक्स दे दिया और जब आप ये चीज़ें सेल कर रहे होंगे तो उस टाइम भी आपके कस्टमर आपका टैक्स विदहेल्ड कर रहे होंगे। तो हो सकता है ये 6000 आपका टैक्स बनता था और 4000 यहाँ पे भी कस्टमर ने विदहेल्ड कर दिया, तो 10000 क्या हो गया, आपका टैक्स टोटल बन गया। तो आपने क्या किया, एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया। अब वो ये बात कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा टैक्स है उसको आप बाद में रिफंड करवा सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो ज़्यादा ना हो, यानी कि आप उसको रिफंड करवा सकते हैं। एन असेसमेंट इज ट्रीटेड टू हैव बीन मेड एंड द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्टिव सच इनकम, यानी कि उसको जरूरत नहीं है कि वो 114 की इनकम फाइल करे। ये वो चीज़ मैंने डिस्कस की, यानी कि अब अभी तक हमने सीखा है वो ये है हेड ऑफ इनकम्स। और कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफटीआर एंड एनटीआर, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपने बतानी है, और आपने कहना है कि मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि एफटीआर वाले 114 की जो रिटर्न है वो फाइल नहीं करते, सेक्शन 115 की रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद है वेरियस इनकम्स विच आर ट्रीटेड। अब हम आते हैं कि कौन कौन से बिजनेस हैं या कौन कौन सी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हैं जो फाइनल टैक्स में फॉल करती हैं। ऑब्वियस सी बात आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन कौन से बिजनेस में फाइनल में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय नो रेजिडेंट अंडर सेक्शन 152 सब्जेक्ट टू एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बाहर के बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपने उसको पेमेंट करनी है, तो उसकी जो पेमेंट है वो किस में फॉल करेगा, या वो अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे आके जब रीड करेगा तो किस में फॉल करेगा, फाइनल टैक्स में। सेल्स ऑफ गुड्स बाय इंडिविजुअल एओपी एंड ट्रेडिंग कंपनीज, अगर कोई एओपी है यानी कि जो पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है या ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो अगर वो चीज़ें जब सेल कर रहे होंगे कस्टमर को तो उनका जो सारी की सारी इनकम है वो किस में फॉल करेगी, एफटीआर में। इसका मतलब ये हुआ, अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट होता है कि अब कौन कौन से बिजनेस जिसके हम रिटर्न फाइल करनी है, तो आपके जहन में ये आगा कि उसकी रिटर्न आपने फाइल करनी है एओपी इंडिविजुअल या ट्रेडिंग बिजनेस जो कि मैन्युफैक्चर नहीं है, यानी कि एओपी मैन्युफैक्चर हो सकता है लेकिन चूंकि वो एओपी है तो वो फाइनल टैक्स में फॉल करता है। यानी कि उसके बाद
है सर्विस ऑफ स्टिचिंग, ड्राइविंग, पेंटिंग, डाइंग, पेंटिंग, वॉशिंग एंड साइजिंग एंड वीविंग अंडर सेक्शन 153। अब ये भी सारे उन्होंने बता दिए कि ये सारे के सारे कहाँ पे फॉल करते हैं, FTR में। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज बाय प्रिंट मीडिया, जो हमने 153 में पढ़ा था बड़ी डिटेल में। प्राइज एंड विनिंग अंडर सेक्शन 1, अगर किसी आपको प्राइज बॉन्ड बनाया मिला है तो उसके ऊपर जो इनकम होगी या जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हो, किसमें फॉल करके FTR में। उसके बाद कमर्शियल इंपोर्टर अंडर सेक्शन 153, जो 148, जो 148 हमने सेक्शन पढ़ा था कि CB यूनिट सेम कंडीशन में आप सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो भी किसमें फॉल करेगा, FTR में। पर्सन सेलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके बाद CNG स्टेशन है, कमीशन एंड ब्रोकरेज बिजनेस है, टैक्स कलेक्टेड ऑन द लीज ऑफ द राइट टू कलेक्ट टूल अंडर सेक्शन 236 है। ये सारे के सारे बिजनेस क्या है जो कि सारे के सारे किसमें फॉल करेंगे, FTR में। अब हम आते हैं कि अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AOP, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिफरेंस डिफरेंट है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिफरेंट है, और अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिफरेंस है। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है उसका, और उसका जो डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं। कंपनी इनकम इज ट्रीटेड एट द फ्लैट रेट ऑफ 29%। अब उसने ये कहा कि अगर कंपनी की आप कंपनी के रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो एक तो आपने क्या करना है कि जो हमने अभी पिछली मैंने एग्जांपल आपको बताई थी कि ये सेल है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल है फर्ज करें 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, एक्सपेंस है लेट से 10,000, 40,000 के ऊपर आप क्या अप्लाई करेंगे, 29%। फ्लैट आप रेट यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें यह स्मॉल कंपनी टैक्सीबल एट रेट 24%। अगर तो कंपनी स्मॉल है तो उसके ऊपर क्या रेट होगा, 24%। लेटर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज, यानी कि अभी हम ये ज़हन में ही रखें कि स्मॉल कंपनी के ऊपर ये रेट है। उसके बाद आता है, उसके बाद वेयर AOP इज टैक्सीबल एट वेरिंग रेट विद मैक्सिमम रेट ऑफ 30% ऑफ द इनकम अबव 6 मिलियन। अब आपको याद होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था इनकम फ्रॉम सैलरी तो वहाँ पे हमने एक टैक्स चार्ट में देखे थे जो रेट थे AOP के लिए। अगर मैं यहाँ पे उसको आपको ओपन करके दिखाऊं तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो रेट थे, डिफरेंट रेट थे AOP के लिए, उसमें हमने ये सीखा था कि AOP के लिए डिफरेंट रेट्स हैं और AOP के लिए जो रेट है वो डिफरेंट है। यानी लेटर हम जब रिटर्न के ऊपर कैलकुलेशन को बनाएंगे तो फिर इन डिटेल हम बात करेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से रेट किस तरह एप्लीकेबल होते हैं। एनी बिजनेस एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन टू द मेंबर इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस टू एन AOP। अगर AOP एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन की पार्टनरशिप बिजनेस है वो सैलरी ले रहे हैं तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। वेयर द सेम इज फुली अलाउड एज एक्सपेंस टू डायरेक्टर शेयर होल्डर द कंपनी। लेकिन अगर कंपनी है तो उसके जो डायरेक्टर शेयर होल्डर है वो सैलरी ले सकते हैं, उसको टैक्स वाले अलाउ करते हैं। AOP इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर and the where AOP has paid tax, the amount received distribution by the AOP by the member out of the said income is exempt from the tax. However, it is added for the rate purpose only. On the other hand, कंपनी फर्स्टली हैव टू पे 29% और 24%, यानी कि बिग कंपनी के लिए 29% और स्मॉल कंपनी के लिए क्या है 24%। टैक्स ऑन इज टैक्सेबल प्रॉफिट एंड देन एनी डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ आफ्टर प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज अ डिविडेंड एंड इज सब्जेक्ट टू फर्दर टैक्स एट अ रेट ऑफ 15%। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जाम्पल ये है AOP ने अपने अकाउंट्स बनाए, उसकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट लेट से 1 लाख, 50,000 ये एक्सपेंस लेट से 10,000 और 40,000 का प्रॉफिट आया। तो उसके ऊपर जो उसने रेट अप्लाई किया, ये रेट अप्लाई करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा लेट से वो 30,000 आ जाता है। तो ये क्या होगा, ये अगर 2 पार्टनर है तो उसमें लेट से 50% शामिल होता है। तो हम वेल्थ स्टेटमेंट में या इनकम में देखेंगे जब हम रिटर्न फाइल करेंगे पर्सनल रिटर्न में, तो ये जो शेयर आएगा 15,000 का ये आफ्टर टैक्स आएगा। यानी कि AOP ने जब अपनी रिटर्न पर्सनल रिटर्न जब ये इस मिस्टर A ने और मिस्टर B ने अपनी पर्सनल रिटर्न फाइल करनी है तो उन्होंने इसका शेयर ले लेना है जो कि एग्जम्प्ट होगा फर्दर टैक्स से। लेकिन अगर वो इस 40,000 को डिवाइड करते हैं तो फिर वो यहाँ पे आके अपनी पर्सनल रिटर्न में उसके ऊपर टैक्स देगा। 2 चीज़ें हैं कि अगर जो एक मेरी और आपकी पार्टनरशिप है तो हम बिजनेस सेपरेट कर रहे हैं और मैंने अपनी रिटर्न सेपरेट डिक्लेयर करनी है, यानी कि अपने हिसाब से सेपरेट शो करनी है, अपना इनकम टैक्स गुजारा या इनकम टैक्स रिटर्न सेपरेट मैंने शो करनी है। तो जब मैंने शो करनी है तो मैंने वही 5 हेड ऑफ इनकम देखनी हो सकता है मैं कहीं सैलरी भी ले रहा हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरी कोई रेंटल इनकम भी हो, मेरा कोई कैपिटल गेन भी हो, तो उन सारे हेड में जब माना है तो फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने बिफोर टैक्स अमाउंट ली तो फिर आपने यहाँ पे टैक्स देना है, लेकिन अगर आफ्टर टैक्स अमाउंट ली तो फिर आपने उस सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी वो आफ्टर टैक्स है। यानी कि ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो
अक्सर क्या होता है कि अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो डबल टैक्सेशन हो जाती है। तो ये भी एक इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड कंपनी फॉर द टैक्स पर्पस। अब कंपनी क्या होगी कि कंपनी, अगर सेम एग्जांपल हम कंपनी में लें तो लेट्स से ये कंपनी थी, तो कंपनी का जो 40,000 या 30,000 लेट्स से उसका 20,000 रुपया प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स आया, तो इसमें उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया 5,000 रुपया, तो इस 5,000 के ऊपर भी 15% इनकम टैक्स होगा। ठीक है, तो कंपनी ने इसकी कैलकुलेशन सेपरेट करनी है, वो शेयर होल्डर उसके ऊपर सिर्फ 15% टैक्स देंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि वो टैक्स भी दे रहे हैं और साथ उसको सेपरेट रीड भी कर रहे हैं। अब शेयर होल्डर जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें उन्होंने जो डिविडेंड उनको मिलेगा वो आफ्टर 15% है, यानी कि अल्टीमेटली ये जो टैक्स है ये किसने जमा कराया, कंपनी ने ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि उनके डिविडेंड में से माइनस करके उसको जमा कराया। तो ये मेन डिफरेंस था एओपी एंड कंपनी में। अब आते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं, इससे मजीद चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अजीम, आरिफ एंड आसिफ आर प्लानिंग टू कमेंस ए बिजनेस venture with the effect of 1st July 2018, selling chemical to corporate client. They are corporate client. They are however not certain whether the business venture should be in the form of partnership or a limited company. They intend to make investment and share profit in the ratio of 3:1 respectively. Further इन यानी कि 30%, 20% और जो एंड पे आते हैं, यानी कि फिर उनका एक परसेंटेज डिसाइड होगी कि इसको जब करना है टोटल को 6 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 3 करना है, और टोटल को 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 या 1/6 करना है। फर्दर इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी दे वुड डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एज ए डिविडेंड। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर 2019 इज गिवन एज बिलो। उनकी सेल थी 15 मिलियन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.09 मिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज बीन calculated after deduction salaries and wages are as 5 lakh, 7 lakh and 6 lakh to be paid Azim, Arif and Asif respectively. Assume that all the expenses deducted is calculated. Profit after tax are also divisible under the income tax and member do not have any other taxable income। यानी कि उसने ये कहा है कि ये जो ऊपर हमने अभी जो सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि मेंबर के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ओनली बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम है। यानी कि उन 5 हेड में ये किस में फॉल करेंगे, बिजनेस में, यानी कि इनका बिजनेस है, ये उसमें फॉल कर रहे हैं, ना तो उनकी यानी कि वो प्रॉपर्टी है ना, और अगर एओपी में देखेंगे तो बिजनेस में फॉल करेंगे, अगर पर्सनल में देखेंगे तो किस में फॉल करेंगे, सैलरी में, क्योंकि सारे सैलरी ले रहे हैं। जब पर्सनल रिटर्न फाइल करेंगे तो सैलरी इनकम भी लेंगे और बिजनेस इनकम भी लेंगे, 2 इनकम होगी। लेकिन एओपी में एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, कौन सा है, बिजनेस। अब आता है रिक्वायर्ड अंडर प्रीव्यू ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 advise Azim, Arif and Asif on the preferred structure of their business, whether it should be a partnership or a limited liability कंपनी। अब आंसर हम देखेंगे कि 3 हुई, तो 3 चीजें हम, जैसे सबसे पहले कौन सा केस है, पार्टनरशिप में। टैक्सेशन इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर टैक्स ईयर 2019 में जो टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि करंट जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, यहाँ पे 1.09 मिलियन, 0.95 मिलियन। उसके बाद है कि सैलरी टू अजीम, सैलरी टू काजम, सैलरी टू उस्मान। अब टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, अब ये क्या थी, हमने आपको याद होगा, मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया आपको कि एओपी के केस में कोई भी एक्सपेंस क्या है वो अलाउेबल नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट में चूंकि ऑलरेडी उनकी सैलरी माइनस हो चुकी है, और एओपी में हमने अभी देखा था कि जो मेंबर है या पार्टनरशिप जो पार्टनर है वो सैलरी नहीं ले सकते, ऊपर अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है। तो इन्होंने जो प्रॉफिट में सिर्फ सैलरी माइनस की हुई है, तो क्या होगा कि ऐड हो जाएगी, सैलरी ऐड हो जाएगी, तो उनका जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो 1.09 मिलियन नहीं होगी, वो सैलरी ऐड हो जाएगी, यानी कि इनरिड्यूसिबल एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिसअलाउएबल एक्सपेंस। तो टोटल जो उसकी इनकम बन जाएगी वो 2.8 मिलियन बन जाएगी। कंपटीशन और टैक्स लायबिलिटी, अब अप टू 24 लाख, 1,60,000 टैक्स है, और इससे ऊपर जितनी अमाउंट है उसके ऊपर 15%। तो टोटल उनकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 2,34,250 बनती है। ये जब हम प्रॉपर, मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न सिखाऊंगा, प्रॉपर जो फाइलिंग होगी तो उस पर आपको बताऊंगा कि टैक्स रेट हमने किस तरह अप्लाई करने हैं। आगे एओपी इज टैक्सेड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर एंड वेयर एओपी हैज ए पेड टैक्स द आफ्टर टैक्स अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ द एओपी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। अब ये जो अमाउंट है 2,34,250, यानी कि इस अगर 2.895 में से अगर ये 2,34,250 माइनस करके हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो क्या है, मेंबर के लिए एग्जम्प्ट है। जब वो एनुअल अपनी इनकम टैक्स में चीजें लेके जाएंगे तो उसके ऊपर मजीद टैक्स नहीं देंगे। इट इज ओनली एडेड इन द मेंबर इनकम फॉर रेट पर्पस। इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.09 मिलियन, टैक्स लायबिलिटी, अब स्मॉल बिजनेस है उसके ऊपर क्या हमने रेट देखा था 24%, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई, रेट 24%, 2,62,800, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 8,32,000। अब 30% उन्होंने डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड की अमाउंट कितनी बनती है, 2,49,630, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। अब उस डिविडेंड के ऊपर हमने ऊपर पढ़ा था कि 15% टैक्स देना है, तो 37,449 प्लस 2,62,800 कितनी अमाउंट बन जाएगी, 3 लाख। इस केस में उन्होंने कितना टैक्स देना है, 3 लाख रुपए।
रुपया। उसके बाद था इन केस ऑफ पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो टैक्स रेट कितना 29%, सेम केस डिविडेंड 15%, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 3,52,535। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम उन्होंने टैक्स कहाँ पे देना है, ईओपी में 2,34,000। तो कौन सा बिजनेस है फिजिबल है, ईओपी, यानी कि पार्टनरशिप कर ले। कंक्लूजन, बेस्ड ऑन द अबव it would be better for Azim RF and also to operate for an EOP if possible, being the tax impact lower in tax impact। अब ये क्या है कि ये जब आप कल को फॉर एग्जाम्पल आप एक अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने से पहले आप एक प्री कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये मेरी कैलकुलेशंस हैं, इसके मुताबिक अगर मैं अपना EOP बनाऊंगा, कंपनी बनाऊंगा, स्मॉल कंपनी बनाऊंगा या लार्ज कंपनी बनाऊंगा तो उसके ऊपर मेरा ये इम्पैक्ट आएगा। तो ये प्री कैलकुलेशन आपको मतलब कि इंटरव्यू के टाइम भी पूछी जाती हैं, और जब आप किसी सीनियर पोजीशन में बैठेंगे, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो फिर भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ये जितनी भी चीज़ें थी ये एक सीनियर लेवल की चीज़ें थी, क्योंकि अभी तक हमने सारा इनकम टैक्स पढ़ लिया है, तो आखिरी जो क्लासेज हैं उसमें हमने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सीखनी है। तो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो अब अगली जो क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा उसमें हम सबसे पहले जो हमने फाइलिंग करनी है वो रिकन्सिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट और 114, यानी कि सब पहले हम देखेंगे पर्सनल रिटर्न, जो सैलरी इंडिविजुअल है या पर्सनल जिसका अपना बिजनेस नहीं है, कि बिजनेस इंडिविजुअल और कंपनी की दूसरी क्लास होगी। पहले हम देखेंगे कि जो पर्सनल रिटर्न है उसकी रिकन्सिलेशन है, उसको हमने ऑनलाइन FBR की IRS की वेबसाइट पे जाके कैसे उसको सबमिट करना है, कैसे उसकी वर्किंग करनी है और कैसे उसको मतलब उसकी कैलकुलेशन करनी है, जो कि सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उसको अप्लाई करते हुए हमने कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कल हम जो अगली क्लास में हम देखेंगे या एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल जो क्लासों में आएंगे या इसके बाद जो दूसरी 1-2 क्लासें उसको कवर करने के बाद अगर हम आएंगे तो उसका कुछ फार्मूला इस तरह के होगा कि पहले हम सबसे पहले कंप्यूटेशन करेंगे, वेल्थ रिकन्सिलेशन करेंगे यानी कि वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन है, एक्सपेंसेस है, यानी कि सारे हेड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम के हम अलग फाइलें बनाएंगे और सबसे एंड पे हम कंप्यूटेशन करेंगे कि अब इसकी कंप्यूटेशन कैसे करनी है, यानी कि ग्रॉस इनकम है अगर उसमें एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल कितनी है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको ये जो मैंने अभी क्लास पढ़ाई है इसमें से एक एक चीज़ क्लियर हो। अगर आपने प्रॉपर इस पर मतलब कि जिन स्टूडेंट ने अगर क्लासें नहीं ली इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ऊपर तो मुझे इस नंबर पे स्काइप पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। थैंक यू वेरी मच।